अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एमवीसी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह एमवीसी की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हमने फ़ोल्डर भी कुछ देखे थे कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ़ोल्डर होते हैं। तो आज हम उन फ़ोल्डर को डिस्कस करेंगे कि हर एक फ़ोल्डर का क्या मतलब होता है। तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएं, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऐप डाटा। तो ऐप डाटा का क्या मतलब होता है? ऐप डाटा ऑल द डाटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर रीड एंड राइट इनटू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम रीड राइट किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा एंटर करवा रहे होते हैं या डेटा कोई फेच करवा रहे होते हैं डेटाबेस में से, तो वो जो सारा डेटा होता है वो ऐप डाटा के अंदर स्टोर होता है। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर हम सारा जो डेटा होगा वो स्टोर करेंगे ऐप डेटा फोल्डर के अंदर, जो हमें रिक्वायर होगा रीड और राइट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास होता है ऐप स्टार्ट। यहाँ पे है हमारे पास ऐप स्टार्ट। इसके अंदर कुछ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो here you put all the configuration file, example route configuration, bundle configuration। route configuration क्या होता है? how to manage URL। जो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का URL होता है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो राउट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होती है। उसके बाद बंडल कॉन्फ़िगरेशन। बंडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है हाउ टू मैनेज फाइल, JS फाइल। जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह होती हैं उसका जो कोड लिखा जाता है वो बंडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर होता है इट स्टोर्स इमेजेस, CSS फाइल्स एटसेट्रा अदर देन स्क्रिप्ट्स। हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस होती हैं, CSS फाइल्स होती हैं, तो वो जो हमारी इमेजेस और फाइल होती हैं वो हम कंटेंट फोल्डर के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारी बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं, CSS की फाइल है, वो हमारी इसके अंदर स्टोर है। इमेज वगैरह स्टोर नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर इमेज वगैरह अभी तक स्टोर नहीं करवाई। उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर के बारे में बताया था कि हमारे पास जो कंट्रोलर होते हैं वो यूज़र की जो रिक्वेस्ट होती है उसको मैनेज करते हैं। तो आगे जो है हम अभी कंट्रोलर को डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर क्या होते हैं, कंट्रोलर क्रिएट कैसे किए जाते हैं, इनको रन कैसे किया जाता है। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हेयर यू पुट ऑल दी कंट्रोलर। जो हमारे पास सारे कंट्रोलर होते हैं वो हम कंट्रोलर फोल्डर के अंदर पुट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स क्या होते हैं? There are some custom font which which are used by Bootstrap। ये देखिए हमारे पास कुछ फॉन्ट्स की जो फाइल्स हैं वो पड़ी हैं। तो जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एमवीसी की, तो इसके अंदर जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो खुद से डिफाइन होके आ जाता है। तो जो सारी फाइल्स वगैरह होती हैं वो पहले से ही इसके अंदर प्लेस कर दी जाती है। तो फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर जो बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल लाइब्रेरी है फॉन्ट की, तो उसकी जो फाइल्स होती हैं वो फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर रखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे मॉडल्स। ये हमारा मॉडल का फोल्डर है। तो इसके अंदर जो है दिस फोल्डर हैज़ ऑल दी मॉडल। जो भी हम मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल होते क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखना है। जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर मॉडल होंगे वो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। मॉडल क्या होते हैं? रिलेटेड टू डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो सारी वर्किंग वगैरह हो रही होती है वो सारी मॉडल के थ्रू हो रही होती है। उसके बाद स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे ये हमारा स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है। Here you put all the scripts to the application। स्क्रिप्ट जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होंगी वो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .js। जावा स्क्रिप्ट इसकी एक्सटेंशन .js होती है जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं। तो जो हमारी ये स्क्रिप्ट फाइल होंगी वो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर रखेंगे। उसके बाद व्यूज। हेयर यू पुट ऑल दी व्यूज। जो हम व्यू वगैरह क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर तो वो सारे हम यहाँ पे व्यू फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो व्यू क्या होते हैं? HTML कोड हमारे पास होते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे जब हमने एप्लीकेशन को रन किया था तो हमारे पास 3 पेजेस आ रहे थे, एक अबाउट का,
कॉन्टैक्ट का, इंडेक्स का। तो उसके अंदर जो है हमारे पास हेडर वगैरह बना था, हमने एप्लीकेशन का नेम चेंज किया था। तो जो व्यू क्या होता है, HTML का कोड होता है। तो हेडर जो है वो HTML के थ्रू ही बनाया जाता है। तो जो हमारे इंटरफेस वगैरह होते हैं वो हम यहाँ पे व्यूज़ के अंदर रखते हैं। उसके बाद आते हैं ये फेवरेट आइकन डॉट ICO, इसकी एक्सटेंशन है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये है कि हमारे पास जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, फेवरेट आइकन इन द ब्राउज़र टैब, जब हम ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो जो ऊपर ब्राउज़र का टैब होता है उसके अंदर एक आइकन आ रहा होता है एप्लीकेशन का। अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो ऊपर VU का आइकन आ रहा होता है टैब के अंदर। और उसके बाद गूगल ओपन किया है तो गूगल का आइकन आ रहा होता है टैब के अंदर। यहाँ पे ऊपर टाइटल भी शो होता है एप्लीकेशन का। तो अगर हमने वहाँ पे आइकन वगैरह लगाना हो तो वो हम इस फाइल के अंदर लगाते हैं। उसके बाद है global.asax, when application is start then this method is called। यहाँ पे देखें, जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट मेथड है इसको कॉल किया जाता है। तो डिफरेंट इसके अंदर हम फंक्शन वगैरह पास करते हैं, वो फिर हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है पैकेज डॉट कन्फिग, ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेज आर अवेलेबल हेयर। पैकेज डॉट कन्फिग, इसके अंदर देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्जन आ रहे हैं। यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC कि हमारा एप्लीकेशन के अंदर वर्जन कौन सा है, 5.2.7 हमारी एप्लीकेशन का वर्जन है। उसके बाद बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन है, jQuery का। तो डिफरेंट जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ऑल द इंस्टॉल्ड पैकेज आर अवेलेबल हियर। अगर हमने एप्लीकेशन को अपडेट करवाना हो तो फिर हम यहाँ पे आके उसका जो वर्जन वगैरह होता है वो अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वेब डॉट कन्फिग, ये हमारे पास इसके अंदर एक फाइल होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है जब हमने उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, क्रिएट भी करेंगे। तो जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब हमारी ऐसा होता है कि हम एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, डेटाबेस हमारी किसी और जगह पड़ी होती है। तो हमारी एप्लीकेशन का उसके साथ लिंक होना चाहिए डेटाबेस के साथ। अगर डेटाबेस के साथ लिंक नहीं होगा, लिंक करने के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। PHP के अंदर लिंक करने का और प्रोसीजर होगा, इसके अंदर लिंक करने का और प्रोसीजर होगा। तो उस प्रोसीजर के थ्रू हम जो है वो उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाते हैं। तो जो हम कनेक्शन करवाएंगे वो हम इस वेब डॉट कन्फिग फाइल के अंदर यूज़ करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो जब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो हमारा पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं कि कंट्रोलर क्या होते हैं। One of the main pillar of MVC, कंट्रोलर डॉट CS फाइल। कंट्रोलर क्या होते हैं, हमारे पास डॉट CS फाइल होती है। कंट्रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपका वाइवा हो रहा होगा तो सुपरवाइजर आपसे पूछेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इनहेरिटेड फ्रॉम कंट्रोलर क्लास, तो सबसे पहले कंट्रोलर को ओपन करते हैं। यहाँ पे जाएंगे कंट्रोलर में, यहाँ पे ये एक्सपेंड का बटन, ये साथ में आइकन जो है ये एक्सपेंड करने का है। तो ये देखें एक्सपेंड करने के लिए हम जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम कंट्रोलर जो है उसने क्रिएट कर दिया था। तो ये हमारे पास है कंट्रोलर। ये हमारे पास क्या है, डॉट CS फाइल है। इसकी एक्सटेंशन देखें, डॉट CS फाइल, कंट्रोलर इज अ डॉट CS फाइल। उसके बाद इनहेरिटेड फ्रॉम कंट्रोलर क्लास, हमारे सिस्टम के अंदर ये कंट्रोलर क्लास है बिल्ट इन, तो इसके साथ ये इनहेरिट किया जाता है कंट्रोलर को। रिजाइड इन कंट्रोलर फोल्डर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जो है ये रिजाइड करता है। और उसके बाद एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ ये होम ही कंट्रोलर होगा, फर्दर कंट्रोलर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हैज़ कंट्रोलर कन्वेंशन इन नेम, इसका क्या मतलब है कि
नया। अब कंट्रोलर का नेम क्या है, यहाँ पे कंट्रोलर का नेम है होम, और साथ में ये कंट्रोलर लिखा जाता है कंट्रोलर के नेम के साथ। यहाँ पे होम है, फॉर एग्जांपल हम एक कंट्रोलर बनाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट और साथ में ये कंट्रोलर आएगा, इसका मतलब है कन्वेंशन, कंट्रोलर कन्वेंशन। तो ये था हमारे पास कंट्रोलर का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ अ कंट्रोलर। कंट्रोलर काम क्या करता है, वर्क विद यूजर इनपुट। फॉर एग्जांपल यूजर कोई इनपुट वगैरह दे रहा है या कोई ब्राउजर से रिक्वेस्ट करवा रहा है, तो उसको जो है ये मैनेज करता है, उसके साथ वर्क करता है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और अपनी वर्डिंग के अंदर इसको डिफाइन करना है, अपने माइंड में उस चीज़ को रख लेना है कि सुपरवाइजर जब आपसे पूछें तो आपने आंसर किस तरह करना है। तो वर्क विद यूज़र इनपुट और ब्राउज़र रिक्वेस्ट, जब भी हम ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट करेंगे या यूज़र इनपुट देगा तो ये उसके साथ वर्क करेगा। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर एमवीसी का स्ट्रक्चर भी बताया था, जिसके अंदर यूज़र क्या करता है, कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर कंट्रोलर मॉडल के साथ, फिर मॉडल व्यू के साथ। अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो एप्लीकेशन किस तरह वर्क करेगी। तो ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसकी फ्लो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाई हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाती है, और एंड प्रोवाइड डाटा टू कोरिस्पॉन्डिंग व्यू और टू ब्राउज़र रिक्वेस्ट। फिर ये यूज़र की रिक्वेस्ट को देखेगा कि उसने क्या रिक्वेस्ट की है, उसके बाद फिर ये व्यू को रिटर्न करेगा, तो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो हम जो है वो आउटपुट व्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि उसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड व्यू करना है या उसे बुक का रिकॉर्ड व्यू करना है सिस्टम में से, तो कंट्रोलर जो है उसकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको देखेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवाएगा, रिटर्न करेगा कुछ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूज़र इनपुट के साथ काम करता है, एप्लीकेशन के फ्लो के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर व्यू या जो भी उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिटर्न करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। अब ये एक और कंट्रोलर की डेफिनेशन है, कंट्रोलर आर डॉट सी एस फाइल्स विच रिजाइड इन कंट्रोलर फोल्डर। कंट्रोलर क्या है, सी एस फाइल है, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर रिजाइड करती हैं। कंट्रोलर आर यूज टू हैंडल ब्राउजर रिक्वेस्ट, इसको यूज किया जाता है ब्राउजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। गेट डेटा फ्रॉम मॉडल, मॉडल क्या होता है, डेटाबेस के साथ उसका इंटरेक्ट होता है कि डेटाबेस में से डेटा देखना हो। तो ये हमारे पास अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि डेटाबेस में से डेटा देखना है तो फिर यहाँ पे वे ये मॉडल से डेटा लेगा, अगर तो रिक्वायर है तो। प्रोवाइड डेटा टू कोरस्पॉन्डिंग व्यू आर रिक्वेस्ट डायरेक्टली एंड जनरेट रिस्पॉन्स। इस लाइन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यू थे, व्यू के अंदर हमारे पास 3 तरह के पेज हैं, होम, अबाउट, इंडेक्स। तो देखेगा कि क्या चीज़ मुझे प्रोवाइड करनी है, क्या रिक्वेस्ट है यूज़र की, उसके अकॉर्डिंग फिर जो व्यू होगा वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कंट्रोलर है, तो इसके अंदर ये व्यू रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे ये व्यू रिटर्न हो रहा है, तो डिफरेंट यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे एक्शन मेथड इनको बोला जाता है। एक्शन मेथड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एक इंडेक्स है, फिर अबाउट है, फिर कॉन्टैक्ट है। तो फिर ये रिटर्न करता है रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम कंट्रोलर किस तरह न्यू कंट्रोलर ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर, यहाँ पे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। उसके बाद ऐड, अब यहाँ पे कंट्रोलर का नेम देंगे, हम यहाँ पे बुक कंट्रोलर बना रहे हैं और आगे ये कंट्रोलर रिमूव नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे था होम कंट्रोलर तो यहाँ पे होगा बुक कंट्रोलर। उसके बाद ऐड, तो ये हमारे पास बुक कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बुक कंट्रोलर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारा कंट्रोलर ऐड हो गया। उसके बाद होते हैं व्हाट आर एक्शन मेथड। अब कंट्रोलर के अंदर क्या होता है,
एक्शन मेथड क्या है, कंट्रोलर तो हमने बना लिया, उसके अंदर हमने काम कैसे करना है। तो अब ये है हमारा कंट्रोलर, और इसके अंदर ये जो हमारे पास मेथड है इनको बोला जाता है एक्शन मेथड। ये हमारे पास एक एक्शन मेथड है, ये हमारे पास एक एक्शन मेथड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक। अगर आप लोगों ने ऊप पढ़ी है तो ऊप के अंदर जो है वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हमारे पास डाटा मेंबर होते हैं। ये हमारे पास एक्शन मेथड क्या है, पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि इसे आउटसाइड कंट्रोलर एक्सेस किया जाता है। ये हमारे पास कंट्रोलर है, ये बाउंड्री है इसकी। पब्लिक का मतलब है कि ये इस क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं। जो अगर प्राइवेट लिखेंगे यहाँ पे, प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ इसी कंट्रोलर के अंदर हम इसे कॉल कर सकते हैं, इससे बाहर ये कॉल नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे प्राइवेट से कर देते हैं तो जो हमें वो इंडेक्स का ये जो पेज नज़र आ रहा था जिसके अंदर हेडर बना था सारा, वो हम व्यू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट हो जाएगा तो ये इसी के अंदर एक्सेस होगा, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। उसके बाद एक होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है, ये मैं आपको इसका जो बेसिक आइडिया है वो दे दूंगा, तो इसको वैसे अंडरस्टैंड करना हो तो ये कंप्लीट एक टॉपिक है, तो आप ये सर्च कर सकते हैं या ओप का थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं कोर्स। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि अगर हमने इसको इसको किसी के साथ इनहेरिट किया है, ऊप के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज होता है, तो उसके अंदर फिर हम इसको इनहेरिटेड क्लास के अंदर इसको यूज कर सकेंगे। प्रोटेक्टेड का ये मतलब है। तो पब्लिक का मतलब है ये आउटसाइड एक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उसका जो कंट्रोलर का एक्शन मेथड का जो नेम होगा, यहाँ पे ये क्या है, एक्शन रिजल्ट, ये इसकी वैसे ही उन्होंने डिफाइन किया है, टाइप एज अ टाइप, और आगे ये जो हमारा एक्शन मेथड है ये उसका नेम है, और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है व्यू को। हम खुद से भी अपने एक्शन मेथड जो है वो बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसके अंदर बुक कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलर है, तो इसके अंदर हम एक्शन मेथड बनाते हैं। यहाँ पे एक्शन मेथड के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। अ मेथड इनसाइड अ कंट्रोलर इज कॉल्ड एज एक्शन मेथड। तो सुपरवाइजर पूछें कि इसके अंदर ये चीज़ें क्या हैं, तो आपने बोलना है ये एक्शन मेथड है। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ एक्शन मेथड इज एक्शन रिजल्ट। तो यहाँ पे ये देखें डिफॉल्ट क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या है, एक्शन रिजल्ट है इसकी। और उसके बाद ओनली अ पब्लिक मेथड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो हमारे जो पब्लिक मेथड होंगे वो जो है एक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पब्लिक है तो ये HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑल एक्शन मेथड आर गेट। तो यहाँ पे ये देखें लिखा आ रहा था ये गेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे एक्शन मेथड होते हैं वो गेट होते हैं। गेट, पोस्ट या इस तरह डिफरेंट टाइप होती हैं, वो फिर आप आगे जाके देखेंगे। एन एक्शन मेथड कैन रिटर्न व्यू, फाइल, पार्शियल व्यू। तो हम डिफरेंट जो है व्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई फाइल भी, या कोई मैसेज भी हम रिटर्न करवा सकते हैं, तो अभी हम रिटर्न करवा के देखेंगे। हम इसको कॉल कैसे करते हैं, तो अभी यहाँ पे देखिएगा, ये हमने बनाया बुक कंट्रोलर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्शन मेथड बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्शन मेथड बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, उसकी टाइप, उसके बाद उसकी डेटा टाइप। रिटर्न हमने क्या करवाना है, हमने बुक, जो बुक का नेम है वो रिटर्न करवाना है। फॉर एग्जांपल, तो बुक का जो नेम होता है, फॉर एग्जांपल बुक का नेम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। आपको डेटा टाइप के बारे में पता हो, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, तो आप डेटा टाइप के बारे में भी थोड़ा बहुत रीड करें ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो। अगर मैं वो पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर हमारा MVC का जो कोर्स है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये डिफरेंट टॉपिक हैं, थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पहले भी आपको पता होगा, और थोड़ा बहुत इसके बारे में मज़ीद स्टडी कर लें। उसके बाद हम अपने एक्शन मेथड का जो नेम है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक्शन मेथड का जो नेम है अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं व्यू बुक, ये हमारा एक्शन मेथड बन गया, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी ब्रैकेट्स, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं। और हम यहाँ पे रिटर्न, हमने रिटर्न नहीं किया था इस वजह से ये एरर जनरेट करवा रहा था।
तो ये हमारी जो है वो बुक का नेम आ गया। इसको सेव करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके बाद जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारा जो है वो कंट्रोलर, हमें कोई आउटपुट नहीं मिली कंट्रोलर की। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंट्रोलर कौन सा चला है? होम कंट्रोलर, होम और इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट जब हम हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो ये होम कंट्रोलर ओपन होता है और उसके बाद ये इंडेक्स को ओपन करते हैं। तो अगर हम अपना कंट्रोलर ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे देखें, मेक कॉल फ्रॉम ब्राउजर। तो हम अपने एक्शन मेथड को किस तरह कॉल करते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपना डोमेन का नेम। डोमेन नेम क्या है? लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट। पोर्ट आपकी डिफरेंट होगी, मेरे पास ये 44318 आ रहा है, तो आपके पास अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग पोर्ट होगी। तो यहाँ पे आए और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लिखना है स्लैश कंट्रोलर नेम। तो हमारे कंट्रोलर का नेम क्या है? कंट्रोलर का नेम है बुक। यहाँ पे स्लैश, उसके बाद बुक। आगे कंट्रोलर नहीं लिखना, वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही कन्वेंशन होती है। उसके बाद अपने एक्शन मेथड का नेम। एक्शन मेथड का नेम क्या है? बुक। ये आगे राउंड पैरेंथेसिस में लिखनी। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे स्लैश बुक। तो ये देखें हमारा जो एक्शन मेथड है वो कॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारी बुक का नेम आ गया। और उसके बाद हम अगर यहाँ पे इसको पॉज करें और एक और एक्शन मेथड बनाएं। ये तो हमारा एक एक्शन मेथड है, तो यहाँ पे इसको जो नेम है वो ऐसे लिख देते हैं, बुक नेम। अब हम यहाँ पे बुक का जो, इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब हम ऑथर का जो नेम है वो रिटर्न करवाना चाहते हैं। बुक ऑथर नेम इज जॉन। तो उसके बाद हम इसको कैसे कॉल करेंगे? तो बहुत ही आसान होगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, सिर्फ वीडियो देखने से या इसको अंडरस्टैंड करने से समझ नहीं आएगी, तो साथ में आप प्रैक्टिस भी करें। तो हमारे कंट्रोलर के क्या नेम है? बुक। उसके बाद एक्शन मेथड के क्या नेम है? ऑथर नेम। तो इसको आप रन करेंगे तो ये देखिए हमारा जो ऑथर नेम वाला जो हमारे पास एक्शन मेथड है वो कॉल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है? पैरामीटर इन एक्शन मेथड। पैरामीटर, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ पास करते हैं, हम यहाँ पे ये हम एक्शन मेथड बनाते हैं, इसको एक बार क्लोज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम अपना जो ब्राउज़र है उससे कोई चीज़ पास करें और हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं। हम बुक की आईडी जो है वो पास करेंगे ब्राउज़र से जाके यूआरएल में, और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। बुक आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम जो आईडी है वो एक वेरिएबल बना देते हैं, टीचर आईडी। और यहाँ पे उसको कंकैट करने के लिए प्लस यूज़ करेंगे।
एक यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा कंकैटिनेशन, हम बहुत दफ़ा यूज करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो डिफरेंट टाइप हैं दोनों की। तो इनको फिर हम एक ही लाइन के अंदर जब डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर हम इनको आपस में कंकैट करते हैं। तो इस जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है, जो वेरिएबल होता है वो ऐसे ही सिंपल लिखा जाता है। तो इन दोनों को आपस में कंकैट करने के लिए हम प्लस यूज करेंगे। तो प्लस कंकैट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया आईडी। अब हम जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आएंगे, अपने जो कंट्रोलर होगा उसका नेम लिखेंगे, उसके बाद एक्शन मेथड का नेम क्या है, बुक। स्लैश बुक स्लैश बुक। अब हमने आईडी पास करनी है यहाँ पे। तो आईडी पास करने के लिए यहाँ पे आपने एक्शन मेथड के आगे यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम कोई भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आईडी लिखे और इक्वल टू आगे आईडी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1। तो ये देखिए, बुक आईडी इज 1। यहाँ पे मैं और चीज़ पास करता हूँ, बुक आईडी इज 5। उसके बाद बुक आईडी इज 10। तो यहाँ पे हमने इसकी जो टाइप डिफाइन की है वो डिफाइन की है इंटीजर। तो आप यहाँ पे इंटीजर पास करें। तो यहाँ पे अगर हम फ्लोट पास करते हैं तो चेक करते हैं क्या आता है। देखें, एरर आ गया है, क्योंकि हमने जो टाइप डिफाइन किया है वो इंटीजर डिफाइन किया, तो यहाँ पे हम इंटीजर ही पास करेंगे, फ्लोट या स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे। तो इस तरह हम जो है वो पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू गेट डाटा विच इज सेंड इन द यूआरएल। अगर हम यूआरएल में कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो एज अ पैरामीटर हम पास करवा सकते हैं एक्शन मेथड के अंदर। एम्प्लॉय, आई नीड टू फेच एम्प्लॉय प्रोफाइल बेस्ड ऑन देयर आईडी। जैसा कि मैंने बुक की आईडी पास किया, हम चाहते हैं कि हम बुक आईडी जिसकी 1 है उसका रिकॉर्ड व्यू करना चाहते हैं, या ऐसी बुक जब हम डेटा को अपडेट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं तो व्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हम इसी तरह जो है वो पैरामीटर के अंदर आईडी सेंड करेंगे कि हम इस आईडी के अगेंस्ट डेटा को डिलीट करवाना चाहते हैं, इस आईडी के अगेंस्ट डेटा को अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे आप अपने एलएमएस पे लॉग इन होते हैं तो आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल क्यों नजर आती है, अपना रिजल्ट क्यों मिलता है, किसी और स्टूडेंट का नहीं क्यों नहीं मिलता। बिकॉज वो जो आप बेस होता है वो आपकी जो आईडी होती है, स्टूडेंट आईडी, उसकी बेस पे आपको रिकॉर्ड मिलता है। तो इस तरह हम आईडी के अगेंस्ट डेटा को व्यू कर सकते हैं। अब तो हमने यहाँ पे एक जो है वो बुक की आईडी पास की है। अगर हम चाहते हैं कि साथ में बुक का नेम भी डिस्प्ले करें, अभी हमने क्या डिस्प्ले किया है, बुक आईडी इज इक्वल टू, ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम बुक का जो नेम है वो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस डबल कोटेशन यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और बुक नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। बुक का नेम क्या होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम। तो इसको पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा। बुक नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कंकैट करने के लिए प्लस और ये नेम। तो अब इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक आईडी और दूसरा नेम। तो अब हम देखेंगे कि हम दो पैरामीटर किस तरह पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोलर का जो नेम है बुक, उसके बाद एक्शन मेथड का क्या नेम है, उसका नेम भी बुक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1, और उसके बाद हमने नेम पास करने हैं। उसके बाद हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, एंड नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तान स्टडी। ये देखिए, बुक आईडी इज 1, बुक नेम इज पाकिस्तान स्टडी। तो इस तरह हम जो है वो सेंड कर सकते हैं इसके अंदर पैरामीटर्स।
अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे जो है सिर्फ आईडी पास करते हैं, नेम पास नहीं करते, तो इसको यहाँ पे वन एंड नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, तो सम टाइम ये एरर देते हैं। अभी हमने नेम पास नहीं किया लेकिन उसने एरर जनरेट नहीं किया। तो अदरवाइज अगर हम जो है वो दो पैरामीटर डिफाइन करें और यहाँ पे वैल्यू एंटर ना करें तो एरर जनरेट करता है। तो इसको हमें ऑप्शनल बनाना होता है। ऑप्शनल का मतलब है कि इसके अंदर अगर डेटा ना भी हो तो ये एरर जनरेट ना करे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो बुक का जो नेम है वो एंटर करवाते हैं, नेम इक्वल टू ऐसे ही कोई ऐड करवा। अभी देखिए ये एरर जनरेट किया है इसने, क्योंकि हमने जो है आईडी पास नहीं की। तो अगर हम इसको ऑप्शनल करें, इसके साथ ऑप्शनल करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी जो टाइप होगी उसके साथ क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे और उसके बाद आईडी इक्वल टू यहाँ पे इसे नल कर देंगे, तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल का मतलब है कि हम इसके अंदर डेटा पास करें या ना करें, हमारी चॉइस है। अगर पास करेंगे तो डिस्प्ले करवा देगा, अगर नहीं करेंगे तो ये इसके अंदर इसने एरर शायद इसी कोड में कोई एरर है, इसे एक बार इसे करते हैं ऑप्शन। चलें इस कोड को फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी उसने वो है इतना इशू क्रिएट नहीं किया। अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे फिर जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आज का लेक्चर। और उसके बाद आगे एक और चीज़ है कि हम किस टाइम न्यू कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और किस टाइम एग्जिस्टिंग कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। कंट्रोलर शुड रिप्रेजेंट एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एंटिटी हो सकती है, बुक हो सकती है, पर्सन हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कोई फिर किसी प्लेस का नेम हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है। तो ये हमारे पास एंटिटी होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ऑल दी ऑपरेशन रिलेटेड टू सेम एंटिटी शुड बी इन सेम कंट्रोलर। जैसे कि हमारे पास दो कंट्रोलर थे, एक होम था और हमने फिर दूसरा कंट्रोलर बुक एक न्यू एंटिटी थी, तो हमने एक न्यू कंट्रोलर बनाया। तो उसके अंदर फिर हम एक्शन मेथड बनाया। जैसे कि पहले हमने उसका जो बुक का नेम था वो डिस्प्ले करवाया, फिर दूसरा एक्शन मेथड बनाया जिसके अंदर हमने ऑथर का जो नेम है वो डिस्प्ले करवाया। तो इस तरह हम एक कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल एक्शन मेथड बना सकते हैं। न्यू कंट्रोलर कब बनाते हैं, व्हेन यू नीड अ न्यू एंटिटी। जैसे कि हमें बुक एक न्यू एंटिटी थी तो उसके लिए हमने एक न्यू कंट्रोलर बनाया। एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जब हमें और ऑपरेशन बनाने हो, जैसा कि हमने नेम के लिए बनाया एक एक्शन मेथड, तो उसके बाद जो है जब हम एग्जिस्टिंग कंट्रोलर के अंदर काम करते हैं तो हम एक्शन मेथड बनाते हैं। जैसा कि आईडी के लिए बना सकते हैं या रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए बना सकते हैं, डिलीट करवाने के लिए बना सकते हैं, व्यू करवाने के लिए बना सकते हैं। तो उस टाइम हम एग्जिस्टिंग कंट्रोलर को ही यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक्शन मेथड को क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारे पास कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन।